नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने हैदराबाद में जलवायु अनुकूल कृषि पर 3 दिवसीय G20 तकनीकी कार्यशाला का किया उद्घाटन। G20 देशों और आमंत्रित देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। करंदलाजे ने कहा कि कृषि क्षेत्र के सबसे संवेदनशील होने से इस पर जलवायु परिवर्तन का पड़ता है प्रभाव। मध्य प्रदेश में कम बारिश और सूखे की आशंका को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक। कहा कि खरीफ की फसलें बचाने के लिए पूरी ताकत से करेंगे काम। डैम से पानी छोड़कर फसलों को बचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जल्द जल उपयोगिता समिति की करे बैठक। संकट की स्थिति से निपटने के लिए किसानों को करेंगे जागरूक। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में देश बन रहा है आत्मनिर्भर। दुग्ध उत्पादन में देश बना विश्व का शीर्षमोड़। कहा कि सरकार से समृद्धि के जरिए देश का हो रहा है विकास। किसानों और पशुपालकों की हो रही है आर्थिक खुशहाली। अगस्त में हुई औसत से कम बारिश। अगस्त 2023 में 162 मिलीमीटर बारिश हुई, जो अगस्त में होने वाली औसत बारिश से कम है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय समेत कई क्षेत्रों में हुई जमकर बारिश। मौसम विभाग ने सितंबर महीने में सामान्य वर्षा का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में भारी बारिश का जताया अनुमान। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में बहुत तेज बारिश की आशंका। विदर्भ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने हैदराबाद के शमशाद में जलवायु अनुकूल कृषि पर 3 दिवसीय G20 तकनीकी कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में G20 देशों तथा आमंत्रित देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी वजह से विकास की राह में कई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। करंदलाजे ने कहा कि कृषि क्षेत्र के सबसे संवेदनशील होने से इस पर जलवायु परिवर्तन का काफी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पहले से ही महसूस किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जलवायु जोखिमों को अनुकूल के माध्यम से इसका सामना किया जा सकता है, जो तात्कालिक रूप से लाभकारी हो सकता है और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को भी कम कर सकता है। करंदलाजे ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों के साथ नेटवर्क प्रोजेक्ट, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जैसी कई पहल सरकार ने शुरू की हैं। बैठक में कृषि अनुसंधान के विभिन्न मुद्दों, मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संदर्भ में कृषि के संधारणीय विकास के लिए अन्य तकनीकों और तरीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा और साथ ही देश की उपलब्धियों और कृषि की चुनौतियों से निपटने के लिए जारी प्रयासों को भी साझा करेंगे। मध्य प्रदेश में कम बारिश और सूखे की आशंका को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक ली। उन्होंने कहा कि अगस्त महीने में बारिश बहुत कम हुई है, जिसके चलते फसलें प्रभावित हो रही हैं। खरीफ की फसलें बचाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। सीएम ने कहा कि डैम से पानी छोड़कर फसलों को बचाया जाएगा। अभी बिजली की डिमांड बढ़ गई है और इसीलिए बेहतर इंतजाम करेंगे। संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि 3-4 दिन से प्रदेश के किसानों से मिल रहा हूं। ऐसी स्थिति में चैन से नहीं बैठ सकता। मैं बैठने वालों में से नहीं हूं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द जल उपयोगिता समिति की बैठक कर लें। जहां डैम में पानी है, वहां से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाए। डैम का निरीक्षण कर इस बात की जानकारी ले लें कि अभी कितना पानी है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन
को किसानों को सिंचाई के संबंध में एडवाइजरी जारी करें। संकट की स्थिति से निपटने के लिए जो वैज्ञानिक तरीके होंगे उसे किसानों को जागरूक करें। अवर्षा के कारण, कम वर्षा के कारण जो स्थिति पैदा हो रही है, सोयाबीन और धान पर संकट आ गया है। आपको कल्पना नहीं है, जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी पड़ी नहीं इस बार, पानी लगातार गिरता रहा। जून में पानी, जुलाई में पानी, अगस्त में एक बूंद नहीं गिरी, पूरा का पूरा गैप आ गया। और आपको बताना चाहता हूं, बिजली की इस समय जरूरत पड़ती थी केवल 7-8 हजार मेगावाट की, अभी बिजली 15,000 मेगावाट तक मांग पहुंच गई है, क्योंकि हर एक सिंचाई भी करना चाहता है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, क्योंकि फसल के सामने संकट खड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन के खतरे अब सामने दिख रहे हैं। लेकिन मुझे एक ही वचन आपको देना है, चाहे कितना बड़ा संकट हो, संकट से पार किसानों को निकाल कर मैं ले जाऊंगा। जो प्रयत्न करना पड़े मैं जी जान से करूंगा और मिलकर इस संकट से भी हम पार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां 1500 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है, जिससे किसानों को तो फायदा होगा ही, साथ ही 5000 बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। 1500 करोड़ रुपए का यहां निवेश होने वाला है। 2 फैक्ट्रीज का आज भूमि पूजन संपन्न हुआ है और इस निवेश के कारण किसानों को फायदा हो गई, लेकिन 5000 बच्चों को हमारे रोजगार मिल पाएगा। आप ये मानिए कि एक बड़ी इंडस्ट्री अगर आती है तो आसपास के गांव की आर्थिक स्थिति भी परिवर्तित हो जाती है। आप रोहिणी में देख लें, ट्राइडेंट वर्धमान आए, बाकी इकोनॉमी बदल गई पूरी की पूरी। और बढ़िया खेड़ी में भी अब इतना निवेश आएगा कि इछावर और सीहोर के नौजवानों को अपार रोजगार मिल पाएगा। ये हमारी कोशिश है, ये शुरुआत बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आईटीसी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, हम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी 18% है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है। अब रोजगार के नए नए अवसरों को सृजित करते हुए हमको बच्चों को रोजगार देके और समृद्धि लाने का काम करना है। गुजरात के कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने कहा कि अगस्त महीने में बारिश नहीं हुई, जिससे सरकार और किसान दोनों परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा और सिंचाई मंत्री को बताया कि किसानों को दी जाने वाली बिजली और पानी में बढ़ोतरी की जाए। किसानों के लिए जो किया जा सकता है वह सरकार करेगी। रासायनिक खाद में नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए, चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे अन्य कोई खाद्य हो, तो उससे किसानों को बड़ा फायदा होता है। एक तो सस्ता मिलता है, दूसरा उत्पादन खर्च कम होता है, स्वदेशी टेक्नोलॉजी से होता है, जिससे जो कच्चे माल उसमें जो यूज होता है उसकी आयात करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया में भी देश का बचता है। इसीलिए तमाम प्रकार से किसानों को भी फायदा, उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। ये जो नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये यूरिया है, वो पूरा उसका उपयोग भी होता है, जमीन को भी उससे फायदा होता है। इसलिए सब की तरह से ये नैनो यूरिया से किसानों को फायदा होता है, सरकार को भी फायदा होता है। इसीलिए हम ये नैनो पत्ती से बने हुए यूरिया का और अन्य खाद ज़्यादा से ज़्यादा किसानों उसका उपयोग करें, क्योंकि संपूर्ण स्वदेशी है और सरकार को भी आर्थिक फायदा होता है, किसान को भी फायदा होता है। इसीलिए हम सब उसकी सिफारिश कर रहे हैं। मानसून की बेरुखी के चलते इस साल का अगस्त का महीना सबसे ज्यादा सूखा साबित हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 1901 के बाद बीते 122 सालों में अल नीनो से बुरी तरह प्रभावित अगस्त का महीने में ऐसे मौसम के हालात देखने को मिले हैं कि जब अगस्त के महीने में कम बारिश से सूखे का
असर दिखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष नटराज पिल्लई ने कहा कि सितंबर माह में सामान्य बारिश की उम्मीद है, बावजूद तापमान में बढ़ोतरी की आशंका रहेगी। देखते हैं ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से देश में सूखे की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा असर खेती किसानी पर पड़ रहा है। मानसून की बेरुखी से युक्त अल नीनो से बुरी तरह प्रभावित अगस्त 2023 का महीना साल 1901 के रिकॉर्ड के अनुसार अब तक का सबसे शुष्क महीना दर्ज किया गया है। बारिश नहीं होने से अगस्त माह में तापमान में बढ़ोतरी के साथ भीषण गर्मी का एहसास हुआ है, जिससे कृषि फसलों पर विपरीत असर पड़ रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान मौसम वैज्ञानिक और भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष नटराज पिल्लई ने कहा कि बीते 122 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब अगस्त महीने में देश भर में 160.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 241 मिलीमीटर के मुकाबले 33% कम है। ये फिगर्स भी 32% का अकॉर्डिंग टू दी IMD और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और अदर एजेंसी के हिसाब से देखेंगे तो करीब इस साल 1901 के बाद ज़्यादा ड्राउट है, 32% का डेफिसिट है। तो ये आंकड़ा तो बहुत ये है। अगस्त में तो सभी क्रॉप तो इरिगेशन चाहिए सभी क्रॉप के लिए, तो इसका नुकसान हो सकता है। डॉक्टर सुभाष नटराज पिल्लई ने कहा कि इस साल का मानसून 2015 के बाद से सबसे अधिक शुष्क रहा है, जिसमें 13% बारिश की कमी दर्ज की गई है। 2015 में तो 13% ही कमी आया है अगस्त महीने में। देखिए वो 13% कमी टोटल का देखेंगे तो बहुत वेरिएबिलिटी नहीं है, वो तो विद इन द नॉर्मल ही है। सपोज हम बात करेंगे 20% के अंदर है तो वो नॉर्मली बातें करते हैं, स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े के हिसाब से वो नॉर्मली है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन सितंबर अभी फर्स्ट 2 वीक्स दैट इज वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर पिल्लई ने सितंबर महीने में बंगाल के उत्तरी खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित होने की संभावना के चलते सामान्य बारिश की उम्मीद जताई है। उन्होंने सितंबर माह में तापमान में बढ़ोतरी होने की आशंका के चलते किसानों को फसलों की सिंचाई की सलाह भी दी है। अभी फोरकास्ट है IMD का, सितंबर का बारिश ऑलमोस्ट सेम रहेगा, नॉर्मल और एबो रहेगा। लेकिन एक और है, टेम्परेचर ज्यादा होगा करके भी प्रोजेक्शन है सितंबर में। टेम्परेचर ज्यादा मीन्स ऑटोमेटिकली इवापोरेशन ज्यादा होगा, बाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो इसका मतलब तो क्रॉप में तो फर्क आएगा, तो इसका एक ड्राउट जैसा सिचुएशन क्रिएट होगा, तो ऑटोमेटिकली इरिगेशन देना पड़ेगा फील्ड में, सो दैट वी कैन गेट ए गुड यील्ड। गौरतलब है कि मौसम विशेषज्ञ बारिश की कमी के लिए मोटे तौर पर अल नीनो प्रभाव को जिम्मेदार मान रहे हैं। अल नीनो एक तरह की मौसमी घटना है जिसकी वजह से मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। इसके चलते पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हवाएं कमजोर पड़ती हैं। अगर अल नीनो दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में सक्रिय होता है तो भारत में कम बारिश होती है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से कृषि क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया कि 1901 के बाद 2023 का अगस्त माह अब तक का सबसे सूखा महीना रहा। इसमें तकरीबन 32% कम बारिश हुई है। यही नहीं, 2015 के बाद से अब तक अगस्त का महीना काफी सूखा रहा और इसमें तकरीबन 13% कम बारिश का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह सब अल नीनो की तीव्रता की वजह से हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि किसान खेतों में समय पर प्रबंधन करे जल का और इसके साथ सिंचाई करे ताकि फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। मेरे सहयोगी कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और डेयरी के क्षेत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहा है। सहकार से समृद्धि के जरिए देश में किसी तरह पशुपालक किसानों की आर्थिक समृद्धि व आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पूरी हो रही है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान से। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान पहुंचे। आए जानते हैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। सर, आप मदर डेयरी के स्टॉल पे हैं, किस तरह का अनुभव आपको लग रहा है? 47 साल बाद भारत मेजबानी कर रहा है और आप बतौर राज्य मंत्री इसको होस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया को जानने का मौका मिलेगा
देखिए अभी तक हम आज सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं है। आज के दिन हम इस स्थिति में है कि हम डेयरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दुनिया कहाँ पे है और हम उनके साथ कहाँ कम्पीट करना है, कुछ सीखना है और कुछ सिखाना है दुनिया को। तो बहुत बड़ा मौका है। बेसिकली हम सब लोग, ये मंत्रालय, ये सब स्टॉल किसानों के लिए है। पोषण और आजीविका डेयरी के जरिए महत्वपूर्ण थीम रखी गई है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं पोषण को डेयरी और दूध उत्पादों से? देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 8.5 लाख करोड़ का दूध हम पैदा करते हैं, जो गेहूं और चावल की कीमत से भी ज़्यादा है। तो 8 करोड़ किसान परिवार जुड़े हुए हैं। इस 8.5 लाख करोड़ की कीमत या 8 करोड़ किसानों में बढ़ती है। तो गांव के स्तर पर आजीविका का सबसे बड़ा सोर्स कहेंगे और पोषण। आप देखिए गांव के स्तर पे देश में पहले से ही हमारा दूध तो हर स्तर पे, बच्चे से लेकर शुरुआत और बुजुर्ग तक, चूँकि हमारे देश ज़्यादातर वेजिटेरियन हैं, तो दूध सबसे बड़ा सोर्स है कह सकते हैं आप, न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा सोर्स भी, आजीविका का भी देश में सबसे बड़ा सोर्स है। भारत का जो सहकारी मॉडल है उसको न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में एक आदर्श मॉडल के रूप में जाना जाता है और निश्चित तौर पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम वैश्विक जगत को एक आदर्श मॉडल देकर सहकारिता के जरिए विश्व गुरु बनने का जो सपना है डेयरी सेक्टर में साकार करने की ओर अग्रसर है। क्या कहेंगे? देखिए 20,000 करोड़ कर्नाटका, अमूल जाइए शायद 55,000 करोड़ रुपए। आप मदर डेयरी पे खड़े, ये भी किसानों के लिए भारत सरकार की संस्था है। तो और जहाँ जिन प्रदेशों में हम कमजोर है, अभी असम का डेयरी भी अपने हाथों में लिया है, बिहार मजबूती से खड़ा है। यही एकमात्र ऐसा मॉडल है कोऑपरेटिव जिससे किसान को 70% से ज़्यादा जो कीमत जिसमें दूध बिकता है किसान को मिलती है, किसी और मॉडल में नहीं बिक सकती। तो ये मॉडल ही देश में हर प्रदेश, हर गाँव तक हमें ले जाना पड़ेगा। तो केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, जिनका माना कि इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के जरिए एक और जहां भारत के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक जानने का अवसर मिलेगा, वहीं भारत के सहकारी मॉडल को वैश्विक जगत में प्रतिस्थापित करने का काम भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि किसानों के हर खेत तक पानी पहुंचे, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सिकंदर टेल तक पानी कैसे पहुंचे किसानों को, इस स्थिति में इसके लिए भी किसानों के लिए हेलो टेल, हेलो किसान के नाम से मैं टेल पर चौपाल के लिए सभी जेई से बोला हूं, और ये चौपाल भी टेल पर शुरू हो गया है। धीरे धीरे सभी टेल पर चौपाल, और ट्यूबवेल के माध्यम से भी जो किसानों को पानी पहुंचाना चाहिए, ट्यूबवेल के माध्यम से भी किसान को पानी पहुंचे, किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और हेलो किसान वहां भी चालू हो गया है। प्रत्येक ट्यूबवेल पर जो हमारा विभाग है वहां भी चौपाल के लिए उन किसानों के साथ बैठकर, यानी किसान का भी सहयोग होना चाहिए, नहरों में भी किसान का सहयोग होना चाहिए, कहीं कटने न पावे। 400-600 किलोमीटर है, जैसे अलीगढ़ से मैं बैराज से शुरू करूंगा अपना, नरौरा बैराज से पानी ले जाना पड़ता है प्रयागराज के बॉर्डर पर। तो इटावा से लेकर मेरे को रास्ते में जितने भी पड़ते हैं, कहीं कटान भी ना हो और सब किसान इसका पानी लें। दूसरा, लघु सिंचाई में माध्यम से 45 लाख हमारे उथले, गहरे, मध्यम वह भी लगाए हैं, और किसानों के लिए फ्री। पहले बार आरएम योगी जी के आने के बाद राज्य के अंदर इसको जस्ट डबल हम किए। जो 7,000 में पहले छूट था वो हम लोग 14,000 किए, और अनुसूचित के लिए 19,800 की। तो ये सभी भी योजनाएं हमारे नीचे तक जा रही है, कुल मिलाकर सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए और शुद्ध पानी घर तक पहुंचाने के लिए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राज्य में लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंच सके, जिसको लेकर हर घर जल योजना के तहत गांव-गांव तक स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस समय जल जीवन मिशन को हम लोगों का लक्ष्य है कि 2024 तक सभी घरों में टोटी पहुंचा दें और पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध जल की व्यवस्था करवाई जाए। उसके लिए रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा हो रही है। लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर संख्या पहुंच चुकी है। 2,62,00,000 करना है, जो एवरेज इस समय 40,000 पर डे नल कनेक्शन का है। राज्य के अंदर लगभग 90% के आसपास बोरिंग में हमारी हो चुकी है। टंकी में विलम्ब हुआ है, टंकी भी बन रही है, और सभी टंकी भी, बोरिंग भी, और उसके माध्यम से शुद्ध जब घर घर पानी पहुंचने लगेगा
तो बजट, सरकारी बजट जिस प्रकार का हम लोग धन आवंटन किए और खर्चा कर रहे हैं करोड़ों रुपया, ये जब पूरा कंप्लीट होने के बाद हमें पूर्ण विश्वास है जब शुद्ध पानी मिलने लगेगा तो गरीबों के जेब का भी करोड़ों रुपए बचना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब शुद्ध पानी मिलेगा तो बीमारी भी नहीं होगी, जो बीमारियां छोटी मोटी होती है वो बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। तो एक गरीब के जेब का जो धन अस्पताल में इधर उधर खर्च होता है, क्योंकि आधा बीमारी शुद्ध पानी के कारण होता है। मौसम विभाग ने उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि गंगेय पश्चिमी बंगाल में और अगले 3 दिनों के दौरान उड़ीसा में छुटपुट वर्षा होने की संभावना है। इसमें यह भी कहा गया है कि आज तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान, तेलंगाना में और अगले 3 दिनों के अंतर्गत केरल में बहुत तेज बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम कार्यालय ने विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज बारिश होने की आसार व्यक्त किए हैं। अगले 5 दिनों के दौरान देश के शेष हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल, आइए देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी और तराई इलाकों के किसान इस समय सभी फसलों के अलावा सब्जियों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ गन्ने को सूखी पत्तियों से बांधें। इसके अलावा यहाँ अरहर को रोगों से बचाने के लिए खेतों से खरपतवार साफ करें। वह उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क और मध्य मैदानी इलाकों में इस समय अगैती फूल गोभी की रोपाई करें। यही ये समय खरीफ धनिया की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और मध्य मैदानी इलाकों में ही धान के खेतों में यदि कीट का प्रकोप दिखाई दे तो सिंचाई न करें। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। यही इस समय मक्का, मूंग और उड़द की फसल पकने की अवस्था में है। ऐसे में किसान खेतों में सिंचाई या कीटनाशकों का प्रयोग न करें। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, अगैती फूल गोभी, पत्ता गोभी और गेंदा की पौध की उचित नमी की स्थिति में तैयार खेत में रोपाई जारी रखें। यही अरहर, मूंग और उड़द में खरपतवार नियंत्रण करें। इसके साथ ही यहाँ खरीफ प्याज की रोपाई के लिए ये समय उपयुक्त है। बुंदेलखंड में ही अरहर, मूंग और उड़द की फसलों में निराई गुड़ाई करें। साथ ही यहाँ के किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में उड़द, मूंग और बाजरा की फसलों में सिंचाई और खेतों से खरपतवार साफ करें। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में टमाटर की नर्सरी तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ सब्जियों की नर्सरी में कीटों की निगरानी करते रहें। यही कद्दू की बेलों को सड़ने से बचाने के लिए उन्हें उठाने की उचित व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी और विंध्य क्षेत्र में खड़ी फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा नाइट्रोजन का छिड़काव करें। इसके अलावा यहाँ परवल की रोपाई करें। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहाँ बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। और खेती किसानी की खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में हलचल काफी तेज हो चुकी है। डीडी न्यूज के विशेष कार्यक्रम डीडी डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। विदेश मंत्री ने डिजिटल क्रांति में भारत के नेतृत्व की सराहना की। डीडी कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस फैसले में पारदर्शिता और सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए। इसके लिए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत में G20 कार्यक्रम का आयोजन भारत के लोगों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा है कि सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर भारत उभरेगा। राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि की संभावना को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने नई पहल की है। दिल्ली मेट्रो आज से 13 सितंबर के बीच अपने 36 स्टेशनों पर विशेष काउंटर के जरिए टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बिक्री कर रही है।
मणिपुर सरकार ने राज्य में शांति और व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पत्रकारों के साथ हुई प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य सरकार ने एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जो मणिपुर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाराबंकी के फतेहपुर के काजीपुर मोहल्ले में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। 12 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में 3 से 4 लोगों के दबे होने की आशंका है। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है। विधायक ने कहा है कि कांग्रेस से एक के बाद एक प्रधानमंत्री देश को मिले हैं, लेकिन राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने वाली बात नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री के गृह जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेता RCP सिंह के रिश्तेदारों को गोली मार दी। RCP सिंह ने मुख्यमंत्री पर प्रतिशोध से काम करने का आरोप लगाया। ITC कंपनी मध्य प्रदेश के सीहोर में एक इंटीग्रेटेड फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी और एक पैकेजिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मनरेगा योजना के तहत अगस्त 2023 में राज्यों के करीब 1 करोड़ 91 लाख लोगों की रोजगार की मांग आई है। ये मांग पिछले साल अगस्त महीने की तुलना में 20% अधिक है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।